हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जमकर अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, कल हमारा जो है समास का टॉपिक समाप्त हो गया था। अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियोस जाके देख लीजिएगा। सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी व्याकरण से संबंधित। और जो है आज हमें बात करनी है समास पर प्रश्नोत्तरी, क्योंकि समास का टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। तो अब हमें देखना है कि समास से जो है किस तरीके से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अभी तक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और समास का टॉपिक आज ही के आज ही क्लियर भी हो जाए, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ लिया है। और आज हम उनके प्रश्नोत्तरी को हल करके इसके टॉपिक को पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है फिर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, समास की व्युत्पत्ति हुई है। इसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, सम उपसर्ग अस धातु और कह प्रत्यय से, या फिर सम उपसर्ग अस धातु घ्या प्रत्यय, या फिर सम उपसर्ग आस धातु ल्यप प्रत्यय से। तो समास की जो व्युत्पत्ति हुई है समास शब्द की, इसको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि जो समास शब्द है वो सम उपसर्ग अस धातु और घ्या प्रत्यय से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि समास शब्द की व्युत्पत्ति किन उपसर्ग से, किन धातुओं से और किन प्रत्ययों से मिलकर बना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, सम में हलंत होना चाहिए। सम में प्रायः हलंत का प्रयोग किया गया है। जो हलंत वाला शब्द होगा वही सही होगा, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हलंत को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ से पता चलेगा आपको याद तो है लेकिन आप हलंत नहीं ध्यान दिए तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समास की परिभाषा है। समास की परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, समसनम समासः, एक पदीकरणम समासः, अनेक पदानाम एक पदीभवम समासः और उपर्युक्त सभी। तो समास की जो परिभाषा है वो उपर्युक्त सभी है। ठीक है, सभी जो है ये समास की परिभाषा ही है। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद। ध्यान से सुनिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 5 होते हैं। तो नॉर्मली तौर पे अगर देखा जाए, अगर किसी के अनुसार नहीं पूछेगा, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया कि समास के भेद कितने होते हैं, तब आप बताएंगे समास के टोटल 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद, तो इनके अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक है वरदराजाचार्य, इनके अनुसार जो है समास के कुल 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वरदराजाचार्य के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। और वैसे अगर बात की जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नित्य समास कहते हैं। कौन सा समास है जिसे हम नित्य समास कहते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था नित्य समास किसे कहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो नित्य समास हम किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास को हम नित्य समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बना के पूछ सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना वाला समास है। तो इसमें कह रहा है उत्तर पद प्रधान। तो आप जानते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो वो कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है? क्या बहुव्रीहि है? तो आप कहेंगे बहुव्रीहि तो नहीं है, क्योंकि बहुव्रीहि में तो है कोई अन्य पद की प्रधानता होती है।
और द्वंद्व की बात करें तो भाई द्वंद्व में तो दोनों पद की प्रधानता होती है। फिर बात करते हैं तत्पुरुष, तो बिल्कुल जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसी में जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। अब क्या कह रहे हैं कि जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वो है, क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अन्य पद यानी कि तीसरे पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो वो होती है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो इसको टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उभय पदार्थ की प्रधानता जहां होती है वहां समास होता है। उभय पद यानी कि दोनों पद, उभय पद मतलब कि दोनों पद की प्रधानता जहां होती है वहां कौन सा समास होता है। तो भाई उभय पद यानी कि दोनों पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास में। द्वंद्व में दोनों पद की जो है प्रधानता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आपके सामने है, वो है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त कः समासा। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त कः समासा। ठीक है, कह रहे हैं ये वो कौन सा समास है जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है। हाँ, विशेष संज्ञा के लिए है, तो क्या वो द्विगु समास है। तो द्विगु समास का तो अपना नियम है ही, उसका नाम है द्विगु समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का भी अपना नियम है, उसका भी नाम है। अव्ययी भाव समास, इसका भी आपने पढ़ा है। एक है केवल समास, इसका अगर हम केवल समास की बात करें तो कहेंगे कि इसमें चारों जो समास हमने 6 पढ़े हैं उनके नियम के हिसाब से तो इसमें कोई भी नियम नहीं चलता, लेकिन फिर भी समास होता है, तो वो समास क्या कहलाते हैं, केवल समास कहलाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, पूछा है दुर्योवनम। दुर्योवनम में समास है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। तो आप जानते हैं कि दुर्योवनम में कौन सा समास है। एक तो देखिएगा यहाँ पे 2 चीज की पहचान है, माँ लगा है तो आप जान जाएंगे ये नपुंसक लिंग में है। यहाँ पे दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे कि उपसर्ग से शुरुआत हुई है। तो आप जानते हैं जब किसी भी समास में पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, मतलब जो शुरुआत होती है पूर्व पद उपसर्ग से अगर शुरू हो रहा है तो वो प्रायः अव्ययी भाव में होता है। और अव्ययी भाव समास जो होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। तो दोनों नियम यहाँ पे जो है आपके फॉलो हो रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला है कृष्णाश्रितः में समास है। कृष्णाश्रितः में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास होगा नहीं, बात करें बहुव्रीहि की तो बहुव्रीहि भी नहीं होगा, तो बचेगा कौन सा, तत्पुरुष। तो कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन देखेंगे और आपको पता चल जाएगा भाई अव्ययी तो किसी हालत में नहीं होना है, द्वंद्व का ऐसा कोई चांस ही नहीं बन रहा है कि इसमें द्वंद्व समास हो, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, तो फिर ले दे के यही तत्पुरुष बचा है तो ये तत्पुरुष समास ही होगा। इस तरीके से भी आप कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप सबके बारे में डिटेल में अध्ययन किए रहेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित्रातः में समास है। हरित्रातः में समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो आप कहेंगे इसमें जो है तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि तो होगा नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा, तो बचा क्या, तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास है। देखा जाए अगर आपको ना बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास अच्छे से तैयार है तो अगर ये तीनों समास तैयार कर लिए तो बाकी जो है बचेगा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष को तो आप लगा ही लेंगे। अगर ये तीनों नहीं है ऑप्शन में, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछा तत्पुरुष का, ये तीनों अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप बता ही देंगे कि ये तीनों समास में से तो कोई नहीं है, तो बचेगा कौन सा, तत्पुरुष। तो फटाक से तत्पुरुष लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपुरुषः में समास है। कुपुरुषः में समास है, आपको मैंने याद कराया था अगर किसी भी समास में कु या फिर सु लगा हो स्टार्टिंग में, कु जो बुरा को दर्शाता है, सु यानी कि अच्छे को दर्शाता है, ठीक है।
तो वहां पे हमेशा तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा तत्पुरुष समास होगा? वो होगा प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको उसी टाइम जब मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे खैर तत्पुरुष के अंदर उसके जो उपभेद किए गए हैं उनके बारे में नहीं पूछा, सीधे पूछ लिया है तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है या बहुव्रीहि है। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरः में समास है, पीताम्बरः में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। देखिए कभी कभी कर्मधारय मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये कर्मधारय में भी चला जाता है, बहुव्रीहि में भी। ठीक है, लेकिन मैंने इसके पहचानने का तरीका बताया था कि संस्कृत में आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से शब्द दिख जाए तो वहां पे अगर विसर्ग लगा हो, विसर्ग हो लास्ट में, तो वो समास जो होते हैं प्रायः बहुव्रीहि में जाते हैं। ये पहचानने का तरीका है। और अगर पीताम्बरम यहाँ हो जाता, विशेषण विशेष्य हो जाता, तो ये चल जाता कर्मधारय में। किसमें जाता? कर्मधारय में चला जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ये विसर्ग के रूप में, यानी कि यहाँ पे जो है पुल्लिंग की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे आपका जो है पीताम्बरम हो जाता तो यानी कि नपुंसक लिंग के लिए ये प्रयोग किया गया है शब्द, तो आप इसको विशेषण विशेष के रूप में ले जाते, तब आपका ये बनता कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द है, आया है पीताम्बरा। ठीक है, तो जब पुल्लिंग शब्द के लिए आया है तो ये किसी के लिए रूढ़ हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा? ये बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। तो इसको बस सिंपल सा एक तरीका है पहचानने का, अगर विसर्ग दिखे तो बहुव्रीहि मानना, और अगर लास्ट में माँ दिख जाए हलंत के साथ तो वहां पे कर्मधारय लगा दीजिएगा। सिंपल सा है, कभी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाणिपादम में समास है, पाणिपादम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है, समाहार द्वंद्व होता है, एक शेष द्वंद्व होता है या अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो आप जानते हैं पाणिपादम, इसमें पूरा सभी मतलब समूह पूरा साथ में लेके चल रहे हैं, पूरा साथ में लेके जा रहे हैं हाथ से पैर तक। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे समाहार द्वंद्व होगा। कौन सा? पहले तो द्वंद्व समास होगा, और द्वंद्व समास में कौन सा होगा? समाहार द्वंद्व होगा। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे तो द्वंद्व समास के भेद करके पूछ लिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तो उसमें से बताना रहता है। तो वो तो आप द्वंद्व बता देंगे, लेकिन अगर इस तरीके से पूछेगा तो आपको ये डिटेल में जानना होगा कि भाई ये समाहार द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व है या इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व की क्या पहचान होती है? इसमें अ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? अ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। और प्रायः जो दोनों पद होते हैं वो एक ही विभक्ति में होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? समान विभक्ति में होते हैं, इतरेतर द्वंद्व। और एक शेष की बात करें तो इसमें एक ही शेष दिखता है। जैसे माता पिता है तो पितरौ, क्या दिखेगा? पितरौ दिखेगा। उसमें केवल पुल्लिंग वाला जो शब्द है बस वही आपको जो है सामने दिखेगा, बाकी जो है जो स्त्रीलिंग वाला है वो नहीं दिखाई देगा। तो एक शेष बचता है और पुल्लिंग वाला ही शेष बचेगा। एक शेष में ये होता है। समाहार में पूरे समूह को साथ में लेके चलते तो वो हो जाता है समाहार द्वंद्व। तो ये हो गया आपका पाणिपादम में कौन सा द्वंद्व समास है? समाहार द्वंद्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तर्षय में कौन सा समास है? देखिए अब यहाँ पे सप्त लगा हुआ है तो इससे क्या होता है, आप इसको समझ लेते हैं द्विगु समास। देखिए मैंने आपको कुछ समास के बारे में बताया था कि देखिए ये समास अगर आते हैं तो आप इनको इस कैटेगरी में डालना। जैसे कुछ द्वंद्व के थे, कुछ बहुव्रीहि के थे, कुछ अव्ययी भाव के थे, कुछ जो है आपके तत्पुरुष के थे। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए कि सप्तर्षय जो समास अगर पूछा जाए तो ये प्रायः तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। एक तो चीज तो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है, रट लेंगे। जैसे एक ही दो है, ज्यादा नहीं है, एक। अब जैसे सप्तर्षय है, इसको आप याद कर लीजिए, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। आगे है, सहरि में कौन सा समास है? तो सहरि में ये तो अव्ययी भाव समास है, ये सीधा सीधा देख के ही पता चल जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला है उपराजम में समास। तो उपराजम, अब यहाँ पे देखिए उप आ गया है, उपसर्ग आ गया है सीधे सीधे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब उपसर्ग आ गया है तो उपसर्ग प्रायः किसमें होते हैं? ये अव्यय होते हैं, और अव्यय जो होते हैं वो किसमें आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो उपराजम ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है कुपुरुषः में कौन सा समास है। अभी हमने पढ़ा था कुपुरुषः में समास, तो उसमें क्या पूछा था, उसमें सीधा सीधा पूछ लिया था तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है कि जो है द्वंद्व समास है, सीधा पूछ लिया था। तो आपने बता दिया तत्पुरुष समास। लेकिन देखिए पेपर टफ करना होगा तो इस तरीके से बना सकता है प्रश्न कि कुपुरुषः में कौन सा समास है, नई तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष है या द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो जब आप नए में आप जानते हैं आ या ना देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आ या ना देखें, समासिक पद में आ रहेगा, विग्रह करेंगे तो ना देखने को मिलेगा, तो वो न्यायी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये जो प्रादि तत्पुरुष समास होते हैं उसमें कु और सु, मतलब कु से कुरूप और सु से सुंदर के अर्थ में होगा, बुरा या अच्छा। अगर कोई भी शब्द की शुरुआत कु से हो रही हो या सु से हो रही हो तो वो हमेशा प्रादि तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है। ये इसके पहचानने का तरीका है। तो इसमें कु से शुरुआत हो रही है, कुपुरुष यानी कि जो है बुरा पुरुष, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष समास। पहचान गए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है राम कृष्णों में कौन सा समास है। अब आप देखेंगे इसमें राम और कृष्ण अलग अलग पद दिख रहा है ना, और दोनों में सेम विभक्ति है और फिर अ की मात्रा भी लगी है, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि अ की मात्रा दिखेगी और दोनों जो है सेम विभक्तियों में होंगे। तो राम अलग पद है, कृष्ण अलग पद है, दोनों का सेम दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा में कौन सा समास है। तो अभी हमने बताया था कल आपको, चंद्रशेखरा आ गया, चक्रपाणी आ गया, वीणा पाणिनी आ गया, तो ये सारे समास किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। लेकिन बहुब्रीहि समास के भी भेद होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था 4 भेद होते हैं बहुब्रीहि समास के, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि और तुल्य योग्य बहुब्रीहि, ये 4 भेद होते हैं। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि जो होती है उसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, व्यधिकरण में जो होती है अलग अलग विभक्तियां होती हैं सबकी। तो ये जो है चंद्रशेखरा, इसमें दोनों की विभक्तियां अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है व्यधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब्राह्मणा में कौन सा समास है। अब्राह्मणा, अब 4 ऑप्शन है, अलुक तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, न्यायी तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष के, लेकिन तत्पुरुष के कौन से भेद के अंतर्गत आता है, अब्राह्मण। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक शब्द देखना है यहाँ पे आ। अब जब आ दिख गया आपको तो समझ गया ये किसके अंतर्गत आएगा, न्यायी तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिएगा, जो लोग कल की क्लास देखे होंगे उनको तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, सॉल्व भी कर ले रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने अभी पहली बार समास के क्वेश्चनों को देखा है और उन्होंने पहले की क्लास नहीं ली है मेरी, तो उनको शायद दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए, आपका भी दिक्कत जो है ये दूर हो जाएगा अगर आप मेरी कल और परसों वाली वीडियोस जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ा दिया है। जब आप एक बार वो क्लास देख लेंगे ना तो आपको ये प्रश्नोत्तरी करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में आपको समास का टॉपिक दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाके पहले सारी वीडियोस को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी करिए ताकि अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मक्षिकम में समास है, इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो इसमें 2 चीज आपको दिखा होगा, एक तो यहाँ पे निर उपसर्ग लगा है, दूसरी यहाँ पे माँ है लास्ट में जो कि नपुंसक लिंग में आता है। तो फौरन आप समझ जाएंगे उपसर्ग है तो भाई ये अव्यय है, और अव्यय है तो ये अव्ययी भाव समास में जाएगा, कहीं और ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, अव्ययी भाव समास लगा के चले आइएगा। अगला है चक्रपाणी। चक्रपाणी में समास है, और चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसमें ऑप्शन है उपमान पूर्व पद कर्मधारय है, रूपक कर्मधारय है, व्यधिकरण बहुव्रीहि है या व्यतिहार बहुव्रीहि है। तो चक्रपाणी, और चक्रपाणी की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही बात है कि इसका जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियों में है, तो ये व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा आपका। इसको भी मैंने कल डिटेल में पढ़ाया है।
अगला क्वेश्चन है पंचगंगम। पंचगंगम में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, पंचगंगम। अब यहाँ पे 5 पंच लिखा है तो यहाँ पे संख्यावाची शब्द है, लेकिन संख्यावाची शब्द होने के नाते ये नहीं है कि ये आपका द्विगु समास है। बिल्कुल द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट बाद में क्या लिखा है? गंगा लिखा है, गंगम लिखा है। और बार बार मैंने बताया है कि अगर कोई नदीवाची शब्द के साथ कोई संख्यावाची शब्द लगा हुआ मिलेगा तो वो समास प्रायः अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो पंचगंगम है तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगर पेपर टफ बनाना होगा तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। चित्रगु का विग्रह है, चित्रा चासो गौ, ये तो होगा नहीं। चित्रा गावो यस्य सा, यही होगा। चित्रगु का जो विग्रह किया जाएगा मुख्य रूप से तो ये यही बनेगा, चित्रा गावो यस्य सा। ठीक है, फिर है चित्राणाम गवा समाहारा, नहीं ये भी नहीं बनेगा। चित्राय गो, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द्वादश पद में समास है। द्वादश, 2 और 10, द्वादश पद में समास है। कौन सा समास है? मैंने बताया था, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, अष्टदश, इस सब में कौन सा समास है? बताए थे ना। तो इस सब में आपके प्रायः द्वंद्व समास होते हैं। इसे आप द्विगु समास मत बनाइएगा यहाँ पे अंक देखकर, ये प्रायः आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैंने अपवाद के रूप में पढ़ाया था उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैकः में समास है। नैकः में कौन सा समास है? न्यय तत्पुरुष समास है, केवल समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। तो मैंने आपको लिखवाया था 4-5 समास लिखवाए थे केवल समास में, उन्हीं 4-5 समासों को बस रट लीजिएगा। उसमें एक था नैका समास। तो नैका में जो है केवल समास है, जिसे एक नाम और दिया जाता है सुपसुपा, इसे सुपसुपा भी कहते हैं। तो हो सकता हो कभी केवल ना देकर के सुपसुपा करके पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा केवल समास को ही सुपसुपा भी बोलते हैं। तो नैका जो है ये केवल समास है आपका। अगला है त्रिमुनि। त्रिमुनि में कौन सा समास है? तो भाई त्रिमुनि में त्रि को देख के आप इन्हें द्विगु मत लगाइएगा। त्रिमुनि जो है ये प्रायः अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तरी थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और ये सारी प्रश्नोत्तरी जो है आपकी अभी तक की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि समास का जो लेवल है वो कितना तक जाएगा, परीक्षा में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, 1-2 अगर आया तो आया, लेकिन वैसे उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो अभी सॉल्व कराया है कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बना लिए थे, नहीं तो ज्यादातर देखा जाए तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं तो ये कहूँगी पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक को आप लगाइए उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी करिए। प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और कल एक टॉपिक और बचा है संस्कृत में, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक इसमें छूटा है। अगर कुछ छूटा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम अभी आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाया है, तो इस चीज़ को भी पढ़ा दीजिए। बाकी तो मुझे लगता है मैंने संस्कृत में सारा चीज़ पढ़ा दिया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो कल एक टॉपिक बचा है जो कि है आपका संस्कृत में जो संख्याएं पूछी जाती हैं, संख्या, वो नहीं मैंने पढ़ाया है। तो कल की क्लास जो होगी उन्हीं संख्या शब्दों पर होगी कि संस्कृत में कौन सी संख्याएं किस में चलती हैं, उनको किस तरीके से हम संस्कृत में लिखेंगे। तो कल हम इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, और कल शायद हमारी संस्कृत की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद मैं कोई नई सीरीज स्टार्ट करूंगी, तो जो भी नई सीरीज आएगी वो आप लोगों के लिए देखिएगा कि कौन सी नई सीरीज आने वाली है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम जो है आपका 2-3 महीने बाद ही होगा। तो एक नए सिरे से फिर से जो है अपनी तैयारी को हम शुरू करते हैं। जो थोड़ा बहुत छूटा रह गया है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे संस्कृत की लास्ट क्लास के तहत। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।